बच्चों, पिछला जो हमारा क्रोमोसोम का चैप्टर था उसके अंदर हमने बात की थी कि क्रोमोसोम जो हैं वो क्या होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है, उसमें बड़ी भुजा क्या होती है, उसमें छोटी भुजा क्या होती है, उसमें सेंट्रोमियर क्या है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन क्या है, टीलोमियर क्या है, तथा उसके वर्गीकरण के बारे में जाना था कि उनका वर्गीकरण जो है किस किस आधार पर किया जाता है। क्योंकि हमने जब बात की थी तो हमने कहा था कि उनका वर्गीकरण जो है सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर प्लस वो कहाँ पाए जा रहे हैं उसके आधार पर किया जाता है। उसके साथ हमने एक चीज़ और जानी थी कि जो क्रोमोसोम है उनका निर्माण डीएनए तथा कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना है। साथ ही हमने एक चीज़ पे बहुत जोर दिया था कि क्रोमोसोम जो है वो अत्यंत कुंडलित संरचना है। क्योंकि जब हम डीएनए की बात करते हैं तो हम निश्चित रूप से बात करते हैं कुंडलन की, क्योंकि हमारी शुरुआती जो है वो डीएनए के स्ट्रक्चर के साथ में ये होती है कि वह एक द्विकुंडलित संरचना है और उस द्विकुंडलित संरचना के द्वारा क्रोमोसोम का निर्माण होता है। लेकिन हमने एक चीज़ कही थी कि क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से कहीं अधिक कुंडलित संरचना है, तो डीएनए जो है वह और कुंडलित होता है और कुंडलित होने के पश्चात वह एक छोटी इकाई बनाता है जिसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं, और न्यूक्लियोसोम से फिर जो है निर्माण होता है क्रोमोसोम का। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है। अगर हम इस शब्द की बात करें तो बेसिकली यह शब्द जो है वह दो इकाई से मिलकर बना है। एक को हम कहते हैं न्यूक्लियो और दूसरा कहते हैं सोम। सोम का अर्थ हम कई पुराने लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि कोई भी संरचना या एनी बॉडी, एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द सेल और इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड एज सोम और सोमा। न्यूक्लियो विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दैट मीन्स समथिंग विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इसको हम क्रोमेटिन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। न्यूक्लियोसोम की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यह क्रोमोसोम की संगठन का सबसे प्राथमिक स्तर है। अर्थात कि जब भी क्रोमोसोम का निर्माण होना शुरू होगा तो वह न्यूक्लियोसोम के द्वारा ही होगा। और न्यूक्लियोसोम की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियोसोम का जो निर्माण होता है वो दो चीज़ों से होता है। एक तो होता है डीएनए और दूसरा उसके साथ एसोसिएट होने वाले प्रोटीन या उसके साथ जुड़ने वाले प्रोटीन जो कि क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। क्योंकि जब डीएनए और एसोसिएटेड प्रोटीन जुड़ते हैं तो इसको हम क्रोमेटिन कहते हैं और इन दोनों को मिला के हम न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं। क्रोमेटिन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्रोमेटिन जो है वह डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन का मिलके बना होता है। आरएनए हमने इसलिए कहा बिकॉज कि देयर आर सर्टेन रीजन्स इन द न्यूक्लियस जहाँ पे कि आरएनए का निर्माण होता है, जिनको हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन्स या न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और कुछ न्यूक्लियर आरएनए का निर्माण होता है जिनका कि निर्माण वहीं होता है और वहीं वे उपयोग में आते हैं। जो रही बात प्रोटीन्स की, तो इसमें पाए जाने वाले जो प्रोटीन्स हैं वो दो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। एक को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स और दूसरे को हम कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। अर्थात कि क्रोमेटिन का निर्माण जो है वो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा होता है। अगर हम इसकी हायरार्की देखें कि किस तरीके की चीज़ें होती है, तो पहली चीज़ जो हमने कहा, हम नीचे से चलेंगे। हमने कहा था कि डीएनए और डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं वो मिलकर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। अर्थात न्यूक्लियोसोम जो है वो सबसे प्राथमिक इकाई है किसी भी क्रोमोसोम की संरचना की। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स में नॉन हिस्टोन और हिस्टोन प्रोटीन्स का। जब हम हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बेसिक इन नेचर, अर्थात वे क्षारीय प्रकार के होते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। और कई बार इन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स को हम एक और नया नाम देते हैं जिनको हम कहते हैं HMG। HMG से तात्पर्य हुआ हाई मोबिलिटी ग्रुप प्रोटीन्स। अर्थात जब हम उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जब हम उनको पृथक करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, तो उनका पृथक्करण जो है अपेक्षाकृत तेजी से होता है, इसलिए उसका नाम हमने रख दिया HMG प्रोटीन्स। ये दोनों न्यूक्लियोसोम मिलकर क्रोमेटिन का और क्रोमेटिन मिलकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोन्स की कि हिस्टोन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और उसके बाद हम धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे। हिस्टोन प्रोटीन की बात, जैसा मैंने कहा कि ये दोनों प्रोटीन्स जो हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो क्षारीय होते हैं। अर्थात इनका पीएच जो है वो सामान्यतः 7 से अधिक होता है। और मुख्यतः इसमें दो क्षारीय अमीनो अम्ल आर्जिनिन और लाइसिन दोनों अधिकता से पाए जाते हैं। जिन भी प्रोटीन्स में आर्जिनिन, लाइसिन या कोई अन्य बेसिक प्रोटीन जो है, बेसिक अमीनो एसिड जो है वो अधिकता से पाया जाता है, तो वो प्रोटीन जो है वो क्षारीय प्रकार के हो जाते हैं। शरीर के पीएच पे वो सामान्यतः धनात्मक होते हैं। उनके ऊपर जो है वो धनात्मक चार्ज होता है या धनात्मक आवेश होता है, और वो जो है वह ऋणात्मक आयनों के साथ में जुड़ सकते हैं। और इसीलिए ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वह
हमारे न्यूक्लिक अम्ल जो कि ऋणात्मक आवेश वाले होते हैं उनके साथ में बंध बना लेते हैं और उसके द्वारा जो है एक अत्यंत संघनित संरचना का निर्माण करते हैं। जब हम हिस्टोन प्रोटीन के प्रकार की बात करते हैं तो हम कहते हैं मूलतः ये जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। वैसे तो अगर हम कहें तो H1, H2, H3, H4 प्रकार के होते हैं, लेकिन H2 की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि H2 स्वयं जो है वह 2 प्रकार का होता है, H2A और H2B। जब H2A और H2B की बात करते हैं तो हम इनको पृथक हिस्टोन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार टोटल 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, अर्थात H1, H2A, H2B, H3 और H4, जो कि करीब करीब सारी यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं। और एक खास बात यह है कि ये जो प्रोटीन्स हैं पांचों हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो पांचों वो संरक्षित है, अर्थात कि इनकी संरचना जो है या इनमें अमीनो एसिड का क्रम जो है वह संरक्षित है। वह उन जीवों में अर्थात प्रोटोजोआ में और मनुष्य की अगर हम बात करें तो इनमें जो है वो संरक्षण पाया जा रहा है। उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया समय के साथ में या इवोल्यूशन के साथ में बहुत कम परिवर्तन आया। लेकिन इनके अंदर अगर हम बात करें कि इन पांचों में जो है अगर हम बात करें तो इन पांचों में जो है वह H2A, H2B, H3 और H4 अधिक संरक्षित है बनिस्पत की H1 के। उसका भी कारण है क्योंकि H1 जो है वह कई बार जो है वह जोड़ने के काम में आता है, लूजली कनेक्टेड होता है। तो इस कारण जो है यह अन्य चीज़ों के साथ में जो है वह ज़्यादा संपर्क में आता है, और जब ज़्यादा संपर्क में आता है क्योंकि ये ढका हुआ नहीं होता, ज़्यादा संपर्क में आता है तो संभावना बढ़ जाती है कि इसमें म्यूटेशन बन जाए और म्यूटेशन होने के कारण संरक्षण की जो प्रवृत्ति है वह कम हो जाए। एक खास बात और कहना चाहूँगा कि सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, जिसको कि हम यीस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे लिए एक फंगस है या एक कोशिकीय फंगस है, उसमें H1 अनुपस्थित होता है। तो यदि आपसे कभी किसी परीक्षा में यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि H1 किस में अनुपस्थित होता है तो आपको निश्चित रूप से यीस्ट या सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी के ऊपर टिक करना है, क्योंकि वही इसका उत्तर है और ऐसे प्रश्न सामान्यतः पूछा जाता है। आगे अगर मैं बात करूं तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की, जैसा मैंने आपको कहा था कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो है उनको हम एसिडिक प्रोटीन्स भी कहते हैं या HMG प्रोटीन्स भी कहते हैं, और वो जो हैं वो बहुत सारे कार्यों में योगदान देते हैं, कोशिका के अनेक कार्यों में योगदान देते हैं, जिनमें से DNA रेप्लिकेशन और जीन का एक्सप्रेशन एक प्रमुख कार्य है। और DNA रेप्लिकेशन की बात हम शायद फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं कि फर्स्ट ईयर में हमने बात की थी कि DNA रेप्लिकेशन जो होता है वह DNA का स्व प्रतिलिपिकरण होता है। और जीन एक्सप्रेशन की बात करें तो अर्थात जीन जो है उसका RNA में परिवर्तन और उसके पश्चात जो है उसका ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा उसके द्वारा बनने वाला प्रोटीन जो है या उसके द्वारा जो फिनोटाइप एक्सप्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज जीन एक्सप्रेशन। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो कि DNA रेप्लिकेशन के अंदर और जीन एक्सप्रेशन के अंदर आती है। प्लस जैसा हमने पिछली बार कहा था कि जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो कंजर्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स या नॉन एसिडिक प्रोटीन्स जो हैं दे आर नॉट एज कंजर्व्ड एज द हिस्टोन प्रोटीन्स आर, अर्थात वो जो है वो ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कि प्रोटोजोआ में अलग होंगे, एस्केलमेंथीज में अलग होंगे, बर्ड्स में अलग होंगे, मैमल्स में अलग होंगे, अर्थात वह जो है वह फाइलम या क्लास के अनुरूप जो है उसके अंदर प्रवृत्ति पाई जा सकती है। अब जब इन सब की बात करते हैं तो इन सब को मिला के आर्थर कॉरनबर्ग ने सन 1974 में न्यूक्लियोसोम का मॉडल दिया था। और न्यूक्लियोसोम मॉडल जो है ऐसा मॉडल है जो कि ज़्यादा पुराना नहीं है। अगर आज हम बात करें तो इट इज़ 46 ईयर्स ओल्ड, और 46 साल में इसने अपनी पैठ बना ली, बिकॉज कि यह कहीं बहुत सारी वैज्ञानिकों की अपेक्षाओं पे खड़ा उतरा। तो इस कारण से जो है वह क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वह 46 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है।